हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पार्ट 4। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की ये चौथी वीडियो होगी और इस चैनल की 22nd वीडियो होगी। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सा कंटेंट हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे और आज इस जो बोल सकते हो बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है। पार्ट 1, सेकेंड एंड थर्ड के बारे में के थ्रू हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके अलावा हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें ऑक्सीजनेशन कैसे होता है, क्या उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, उनको जानेंगे। इसके अलावा हम लोग और क्या जानेंगे कि ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या रिलेशन है। इससे रिलेटेड भी खूब सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो कि मायोग्लोबिन एक टर्सरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हीमोग्लोबिन क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या बोहर्स इफेक्ट के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ जानना है इस वीडियो के थ्रू। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोगों को पता था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सिंपल सी एक चेन थी, बस। काय की चेन थी? चेन थी अमीनो एसिड की, स्ट्रेट चेन थी। फिर हम लोगों ने देखा कि ऐसी अमीनो एसिड की स्ट्रेट चेन में कुछ चेंज आया, और चेंज आकर के किस में चेंज हो गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये अल्फा हेलिक्स भी बना सकता है, और ये बीटा प्लीटेड सीट भी बना सकता है। ये अल्फा हेलिक्स भी बना सकता है, ये बीटा प्लीटेड सीट भी बना सकता है, और भी ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकता है। वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद बात आ रही थी किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर में। टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि कई सारी चेंज, जैसे कि हम लोगों ने मायोग्लोबिन में देखा था कि कई सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जा रहे थे और टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेशन कर रहे थे। अब हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो हमने पार्ट 3 में बता रखा है। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं। बोला जा रहा प्रोटीन सब यूनिट्स 2 or more पॉलीपेप्टाइड्स में स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है, जिससे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन हो जाता है। इमेजिन कर लेते हैं कैसे। जैसे कि एक इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल क्या है, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल इसका है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो होता क्या है, मान लेते हैं कि एक कोई प्रोटीन की चेन है। ठीक है, कोई प्रोटीन की चेन है, वो ऐसा कुछ बीडेड स्ट्रक्चर इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। फिर एक और चेन आई, उसके पास भी बीडेड स्ट्रक्चर है। फिर एक और चेन आई, उसके पास भी बीडेड स्ट्रक्चर है। फिर और चेन आई, उसके पास भी बीडेड स्ट्रक्चर है। ये सारी की सारी चेन सेम भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों हो सकता है। सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे मिल करके एक अलग स्पेशल अरेंजमेंट शो करके, स्पेशल अरेंजमेंट शो करने का मतलब क्या है, ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि कुछ ये चेन हो गई, ये 4 चेन या 2 ही चेन मान लेते हैं, ये 2 चेन मान लेते हैं। ऐसे इसने स्पेस में अरेंज ऐसा कुछ कर लिया तो टी लग रहा है, इसने ऐसे कुछ कर लिया एल लग रहा है, इसने ऐसे कुछ कर लिया वी लग रहा है। ये स्पेशियल अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। इसने क्या किया, सीधा हो गया तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं। स्पेस में ही अरेंजमेंट, मतलब इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो, बल्कि इसके स्पेशियल अरेंजमेंट में इसकी केवल चेंज हो जाए। ये स्केच का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, केवल स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंज हो गया। स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंज हो जाने के कारण एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का डेरिवेशन होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब कम से कम कितनी यूनिट चाहिए। एक सिंगल चेन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम इसकी 2 यूनिट होंगी। तो एक क्वेश्चन बन गया कि स्मॉलेस्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, या बोल सकते हो क्वाडमर, या क्वाडमर बोल सकते हो। ठीक है, या टेट्रामर भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है आपको, पेंटामर, हेक्सामर, जो भी है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो सकता है, डाइमर हो सकता है। मतलब कम से कम 2 यूनिट जरूर चाहिए। ठीक है, मेजर इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण होता है। ये स्पेशल अरेंजमेंट हुआ क्यों, ये भी सोचना है ना आपको। तो स्पेशल अरेंजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, जहाँ पर ये टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन पाई जा रही है, जहाँ पर ये टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन पाई जा रही है, उस इन्वायरमेंट में
इस इन्वायरमेंट ने क्या किया, कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रिएट किया, और इस हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ने क्या किया, इसको फोल्ड करने के लिए प्रमोट किया। और इसकी या बोल सकते हो फोल्ड ना कर फोल्ड बोलने से अच्छा है, आप बोल सकते हो इसका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज कर दिया। स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो गया, जिसके कारण क्या बन गया, जिसके कारण बन गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सच हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन leads to the a new conformational या spatial arrangement in the tertiary structure which leads to the derivation of quaternary structure। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से एक बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर है तो टर्सरी स्ट्रक्चर में तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, या हो सकता है, बोल लो। दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पर ये जो इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है, ये डाइसल्फाइड नहीं हो सकता है, ये डाइसल्फाइड नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा नहीं है कि क्वाटरनरी में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है, होता है, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाने में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। दोनों में अंतर आ गई बात। इसके अंदर क्वाटरनरी का पार्ट क्या है, ये पूरा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इमेजिन करो। इसके अंदर इसका खुद का डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, इसके अंदर इसका खुद का डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। लेकिन अब ये अपने आप में ये एंटाइटी क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर को डिनोट कर रही है, ये भी एंटाइटी क्या कर रही है, टर्सरी स्ट्रक्चर को डिनोट कर रही है। लेकिन जब ये मिल गए तब क्वाटरनरी मिला। अब मिलने में जो इंटरेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है वो डाइसल्फाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है CSIR में ही, तो उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है क्रो प्रोटीन, इसको भी हम लोग बैक्टीरियोफाज जब पढ़ेंगे वहाँ पे जानेंगे क्रो प्रोटीन के बारे में, और हीमोग्लोबिन के बारे में आज ही जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, अब हम लोग हीमोग्लोबिन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल को पहली बार या इस चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह के वीडियो को हम आए दिन अपलोड करते रहेंगे, और CSIR नेट GRF या और हायर थिंकिंग के जो वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, नाम से भी पता चल रहा है, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन के मिलने से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। क्लियर? ये क्या कर रहा है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसके पास 4 सब यूनिट्स हैं, 4 सब यूनिट्स है। मैंने अभी बताया था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिनिमम 2 सब यूनिट्स हो सकती हैं, अगर और 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर सारी यूनिट सेम है तो इसको बोल सकते हो हम लोग होमोट्रॉपिक हो गया, और अगर अलग अलग हैं तो हेट्रोट्रॉपिक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, अल्फा भी होती है और बीटा भी होती है। इसलिए हम लोग इस तरह की बोल सकते हो क्वाटरनरी प्रोटीन को या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं अब देखो लिखा क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन को और अच्छे से समझते हैं। हीमोग्लोबिन और इसको हम लोग ब्रेक करके देखते हैं। तो हीमो का मतलब है हीम, और ग्लोबिन का मतलब है ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बात में ध्यान देते हैं। हीम क्या है, हीम पे क्या होता है, यहाँ पे टेट्रा पायरॉल रिंग्स होती हैं। क्या होता है, टेट्रा या प्रोटोपोरफायरिन रिंग जिसको बोल सकते हैं, टेट्रा पायरॉल रिंग्स। टेट्रा मतलब 4, पायरॉल मतलब पायरॉल। पायरॉल रिंग्स होती हैं, 4 रिंग्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। टेट्रा पायरॉल रिंग्स होती हैं, और इनके इससे क्या बनता है, इसको बोलते हैं सारी चारों रिंग्स मिल करके, 1 रिंग 2 3 4, इसको मिल करके क्या बनाती है, प्रोटोपोरफायरिन रिंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्रोटो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और नोट्स को बनाते चलिए। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन रिंग बोल सकते हैं इनके 4 को। बीच में इसमें कहीं पे आयरन होता है। ठीक है, इनके साइड से, ये देखिए स्ट्रक्चर समझ लीजिए बात को, इनके साइड से क्या रिलीज होता है, इनके साइड से ग्लोबिन प्रोटीन रिलीज होती है। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर, सिंपल, एक बोल सकते हो यहाँ पर एक पायरॉल रिंग, दूसरी पायरॉल रिंग, तीसरी और चौथी, इन चारों ने मिलकर के बना लिया प्रोटोपोरफायरिन, और इनको इंडिविजुअली बोल सकते हो टेट्रा पायरॉल रिंग्स। ये टेट्रा पायरॉल रिंग से क्या रिलीज होती है, ग्लोबिन प्रोटीन। और ग्लोबिन प्रोटीन और पायरॉल रिंग्स जुड़ती किससे, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यहाँ पर जुड़ती किससे है, जुड़ती है हिस्टिडीन रेसिड्यू से। यहाँ पे जुड़ती किससे है, हिस्टिडीन रेसिड्यू से, हिस्टिडीन रेसिड्यू से, हिस्टिडीन रेसिड्यू से, ठीक है, हिस्टिडीन रेसिड्यू से जुड़ती है। देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, ईच सब यूनिट हैव 1 हीम एंड 1 ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। तो प्रत्येक सब यूनिट क्या कर रही है, एक सिंगल हीम और एक सिंगल ग्लोबिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। हीम और ग्लोबिन आपस में किससे जुड़े हुए हैं, हिस्टिडीन रेसिड्यू से। ऐसे ही दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों, और बीच में क्या होगा, आयरन Fe+2 के फॉर्म में। एडल्ट में जो होता है उसको हम लोग हीमोग्लोबिन ए कहते हैं, और जबकि फीटस के केस में हीमोग्लोबिन बी कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है वो भी थोड़ा सा भी जानेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इसकी 2 यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फ़ा होती हैं, 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। एक अल्फ़ा को अल्फ़ा 1 और दूसरे को अल्फ़ा 2, ऐसे बीटा 1 बीटा 2 कह सकते हैं, ठीक है। जबकि फीटस में क्या होता है, अल्फ़ा 2 और गामा 2, मतलब 2 अल्फ़ा और 2 गामा होती है, बीटा नहीं होती है। अंतर क्या है वो भी अभी जान लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अल्फ़ा में क्या होता है, 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब एक सिंगल ग्लोबिन में, अल्फ़ा ग्लोबिन में कितनी अमीनो एसिड्स होती हैं, 141, जबकि बीटा में कितनी होती है, 146 अमीनो एसिड होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई, तो 141 + 141 + 146 + 146, इतनी अमीनो एसिड से मिलके बनेगा। जबकि फीटस में कुछ अलग स्ट्रक्चर है। इन दोनों में अंतर क्या आता है, फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से एसोसिएट करने की पोटेंशियल ज़्यादा होती है। बहुत कुछ मैं बता रहा हूँ, उनको आप लोग अपने नोट्स में ऐड करते रहो, ठीक है। फीटस में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से एसोसिएट होने की पोटेंशियल ज़्यादा होती है, इसीलिए जब मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में ब्लड पहुँचता है तो अब फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन से एसोसिएट ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन से एसोसिएशन की पोटेंशियल फीटस वाली हीमोग्लोबिन के अंदर ज़्यादा अच्छी होती है। इससे क्या होता है, मदर की बॉडी से हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन जो होता है फीटस की बॉडी में या फीटस की हीमोग्लोबिन के साथ में, मदर की बॉडी से मदर की हीमोग्लोबिन से, ऐसे बोलना चाहिए, मदर की हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन फीटस की हीमोग्लोबिन के साथ में ईजिली बाइंड कर जाता है। क्लियर, बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चलिए देखते हैं। अब होता क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मुलेशन करता है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, यह होती है टी स्टेट और इसको कहते हैं आर स्टेट। टी स्टेट और आर स्टेट में क्या डिफरेंस है, इनको भी जरा जान ले। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करती है, कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन से, और बाइंड करके फॉर्मुलेट कर देती है HbO2 का, 4 ऑक्सीजन आके जुड़ जाते हैं। इस समय हीमोग्लोबिन को हम लोग टी स्टेट कहते हैं और इस समय हम लोग इसको आर स्टेट कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, टी का मतलब है टेंस, टेंस मतलब टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, और आर स्टेट का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में, एक्चुअली में ये क्या है, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री होती है। तो बहुत कुछ जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। उतना बताना है मुझे जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना घुमा सकते हैं स्टेटमेंट को वो देख लेते हैं। तो टेंस स्टेट, टेंस इसलिए होती है, टेंस इसलिए इसको कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर है जिसको पेंटागोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ, ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। और एक ये तो बन गया स्क्वायर, ठीक है, या इस पर रख के ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया स्क्वायर, वह स्क्वायर हो गया, इसको मैच कर लो आपस में, स्क्वायर हो गया, और इसके ऊपर एक ऐसे पेन रख दो, ठीक है। अब एक यहाँ से स्लोप इमेजिन करो, एक यहाँ से स्लोप इमेजिन करो, इधर से स्लोप इमेजिन करो, और एक इस साइड से स्लोप को इमेजिन कर लो। तो ये इमेजिन करने पे क्या हुआ, एक स्क्वायर, और स्क्वायर के
ऊपर क्या हो गया पिरामिडल, तो इसको हम लोग पेंटागोनल पिरामिडल भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब स्क्वायर पिरामिडल होता है तो एरिया होता है कम। एरिया कम होने से क्या होता है, जो लोन पेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें रिपल्सन होता है हाई। ठीक है, रिपल्सन हाई हो जाने से इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो टोटल 4 नंबर में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझते रहो। ठीक है, तो रिपल्सन हाई हो जाने से क्या होता है, ये स्टेट कैसी होती है, टेंस रहती है। हाई रिपल्सन लो स्टेबिलिटी, लो स्टेबिलिटी टेंस। भैया जो बहुत स्टेबल है, अभी आपका नेट JRF क्वालिफाई हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, तो क्या होगा, रिलैक्स स्टेज में आ जाओगे। ठीक है, स्टेबिलिटी क्योंकि ज़्यादा हो गई है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, तो अब आप रिलैक्स स्टेज में हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो ये टेंस स्टेट में होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब इसका ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मुलेशन हो जाता है तब ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, तब ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब फिर से देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर, इस बार इसी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4, ये स्क्वायर बन गया, इमेजिन कर लो। अब एक ऐसे एबव द प्लेन, ठीक है, और एक नीचे बिलो द प्लेन। इमेजिन करना बहुत अच्छे से, एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो एबव द प्लेन जब हुआ तो फिर से इसको इमेजिन कर लो, इधर से एक स्लोप बन गई, इधर से एक स्लोप बन गई, इधर से बन गई, इधर से बन गई, चारों तरफ। तो ऐसे नीचे जब हो रहा है तो नीचे पे क्या हो रहा होगा, नीचे पे भी जब बिलो द प्लेन हो रहा है तो ऐसे एक स्लोप बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी। ऐसे एक पिरामिड ऊपर की ओर बन रहा है, एक पिरामिड क्या हो रहा है, इससे ऊपर की ओर बन रहा है, और एक पिरामिड क्या हो रहा है, इससे नीचे की ओर बन रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहीड्रल, या एक नाम और दे सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। ऊपर पिरामिड एक पिरामिड, नीचे पिरामिड दो पिरामिड, दो मतलब बाई। क्लियर, स्क्वायर प्लेनर, प्लेन कैसा है, स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लेन कैसा है, स्क्वायर, लेकिन एक ही पिरामिड है केवल ऊपर की तरफ। यहाँ पे प्लेन कैसा है, स्क्वायर, लेकिन पिरामिड कितने हैं, दो। जब स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल हो जाएगा तो एरिया हो जाएगा ज़्यादा। एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम हो जाने से उसकी स्टेट कैसी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। रिपल्सन कम होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिलैक्स स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, एलास्टोरिक नेचर शो करता है। एलास्टोरिक नेचर क्या होता है, एलास्टोरिक नेचर शो करता है, इसके अंदर पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है। ठीक है, एलास्टोरिक नेचर क्या होता है, इसकी जो बाइंडिंग साइट होती है, या इस तरह से समझ लेते हैं, जो बाइंडिंग साइट होती है उसके अलावा इसके पास एक मॉड्यूलेटिंग साइट भी होती है। इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे एलास्टोरिक नेचर को एंजाइम्स वाले केस में। यहाँ पे जितना डिजायरेबल है वहाँ उतना बताया जा रहा है। ठीक है, जो बाइंडिंग साइट होती है उसके अलावा भी, ये मान लेते हैं बाइंडिंग साइट है, इसके अलावा कुछ मॉड्यूलेटर साइट भी होती है ऐसे, जो इसकी एसोसिएशन को और मॉड्यूलेट करती है, चेंज करती है। चेंज दो तरह से कर सकती है, चेंज पॉजिटिव में भी कर सकती है, चेंज पॉजिटिव में भी कर सकती है, और चेंज नेगेटिव में भी कर सकती है। अगर ये पॉजिटिव में चेंज कर रही है तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, अगर ये नेगेटिव में चेंज कर रही है तो नेगेटिव मॉड्यूलेटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। एलास्टोरिक नेचर की होती है विद पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। यहाँ पे चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है। किसके साथ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना मिस कर गया, विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है। ठीक है, अब पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी क्या होती है, मान लेते हैं कि हम लोग टहल रहे हैं कहीं पर, गाड़ी चला रहे हैं ऐसे स्लोप पे, ये तो हो गया बिल्कुल प्लेन। ठीक है, ये तो हो गया प्लेन, और हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, स्लोप पे ऐसे गाड़ी। तो यहाँ पे गाड़ी क्या होगी, जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी इसकी स्पीड अपने मन से बढ़ती रहेगी। ठीक है, जितना नीचे जाएगी उतना तेज होती जाएगी। एक पहाड़ी से ऊपर उतर रहे हो, एक 50 मीटर या बोल सकते हो 5 किलोमीटर की पहाड़ी नीचे उतर रहे हो तो बहुत तेज हो जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है प्रोसेस, ये हो रही है क्या, स्पीड बढ़ रही है। इसमें अगर ऐसे ही ऊपर की ओर भागना शुरू करो तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे की ओर बढ़ रही है स्पीड घटेगी। इसको बोलेंगे ये ओवरऑल फिजिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो नहीं रही, फिजिकल हो रही। तो फिजिकल रिएक्शन में भी कैसी कोऑपरेटिविटी, ऊपर आने पे नेगेटिव, नीचे जाने पे पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन बिहेव एज अ लिगेंड एंड एक्टिवेटिंग होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर। ये होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर अब क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है,
ऐसा कोई भी रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट और मॉड्यूलेटर दोनों जब सेम हो, बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन इस समय के लिए जान लेते हैं, रिएक्टेंट और मॉड्यूलेटर दोनों क्या हो, सेम हो, तो उस समय हम लोग इसको क्या बोलते हैं, होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर। अभी आगे हम लोग बीपीजी के बारे में जानेंगे, वो हेट्रोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर होता है। वहाँ पे रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, जबकि मॉड्यूलेटर का वर्क कौन कर रहा है, बीपीजी कर रहा है। यहाँ पर होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर का मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट और मॉड्यूलेटर सेम हो जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वो भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर इनका हम समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो पहले ही बता चुके हैं, हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप कैसे बनता है, हीम ग्रुप होता है और हीम ग्रुप से जुड़ता है ग्लोबिन। दो कहाँ पे जुड़ता है, कहाँ पे जुड़ता है, ग्लोबिन का हिस्टिडीन रेसिड्यू, हिस्टिडीन अमीनो एसिड नाम जो है, एक अमीनो एसिड है, उस रेसिड्यू से आकर के हीम ग्रुप जुड़ जाता है और एक यूनिट का फॉर्मुलेशन हो जाता है, इसको अल्फा 1 कहते हैं। ऐसे ही अल्फा 2, ऐसे ही बीटा 2, ऐसे ही बीटा 1, ये बन जाते हैं आपस में। क्लियर, ये आपस में बन जाते हैं और ये सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी भी रहती हैं। कैसे जुड़ी रहती है, साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज कैसे बनता है, साल्ट ब्रिज चार्ज्ड अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है। साल्ट ब्रिज चार्ज्ड अमीनो एसिड कौन सी होती है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और जो एचआर के हमने आपको बताया था, एस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये सब चार्ज अमीनो एसिड है। इनसे एक तरह का साल्ट ब्रिज का फॉर्मुलेशन होता है। लेकिन ये साल्ट ब्रिज टूटता है, कब टूटता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। जब एक पहला ऑक्सीजन जुड़ता है तो एक साल्ट ब्रिज टूटता है, कोई भी एक, दूसरे जुड़ता है तो दूसरा टूट जाता है, तीसरा जुड़ने पे तीसरा साल्ट ब्रिज और चौथा जुड़ने पे चौथा साल्ट ब्रिज। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना जनरेट होता है। जब पहला साल्ट ब्रिज टूटता है तो वो दूसरे साल्ट ब्रिज को और तेज़ी से तोड़ने के लिए प्रमोट करता है। जब आप ढाल पर उतर रहे होते हो तो जो आपका पहला कदम होता है वो दूसरे कदम को और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाता है, दूसरा कदम तीसरे कदम को और तेज़ी से आगे बढ़ाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और अगर अपने आप को बिल्कुल ढीला रखोगे, आखिरी में गिर भी जाओगे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे। वही चीज़ है, पहला साल्ट ब्रिज, दूसरे को, दूसरा तीसरे को प्रमोट करा, तीसरा चौथे को, तो सबसे तेज कौन टूटेगा, साल्ट ब्रिज, चौथा वाला। सबसे स्लो कौन टूटेगा, पहला वाला। क्लियर, वही है। पहला ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है तो जुड़ने का जो एसोसिएशन कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ पर K1, वो K1 है, दूसरे में K2 है, तीसरा K3 है और चौथा K4 है। तो सबसे तेज एसोसिएट कौन हो रहा है, सबसे तेज K4 हो रहा है। सबसे धीमे कौन हो रहा है, K1 हो रहा है। मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1, K3 इज ग्रेटर देन K2 एंड K4 इज ग्रेटर देन K3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो में ही इमेजिन करा देता हूँ, आप लोगों को फील कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब फार्मूलेशन हो रहा हो या हीमोग्लोबिन का जब ऑक्सीजनेशन हो रहा हो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, हीमोग्लोबिन का जब ऑक्सीजनेशन हो रहा है तो उस समय रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, ठीक है। तो रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब होता है एक तरह का रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब क्या होता है, जो रेट जिसकी सबसे कम रेट हो, ठीक है, वही रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेगा। बहुत ध्यान रखना है आपको। तो जो सबसे स्लो होगा वही रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है। अभी बहुत अच्छे से आपको समझा भी देंगे इस बात को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे स्लो कौन है, K1 है, ठीक है। सबसे स्लो कौन है, K1 है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप लोग कहीं पर घूमने जा रहे हो और घूमने जा रहे हो, 2 3 ABCD 4 लोगों को एक पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और फिर वहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी और जाएगी बेहतरीन घूमने, गोवा वगैरह, ठीक है। ये चल रहे हैं, इमेजिन करो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 5, ये 10, ये 100 की स्पीड से भागे जा रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब चारों आ जाएंगे तभी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो गाड़ी कब स्टार्ट होगी, जब ए आएगा। ये तो पहुँच जाएंगे, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी, तो मान लेते हैं इनकी स्पीड ही 100 है, ये 1 घंटे में पहुँच गए। ये 50 थी, ये 2 घंटे में पहुँच गए। ये 25 थी, मान लेते हैं 4 घंटे में पहुँचे। ये 2 है,
तो ये 50 घंटे लगा लेगा। गाड़ी कब स्टार्ट होगी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर। ऐसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन में रेट लिमिटिंग स्टेप कौन है, K1 है। क्लियर। आइए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान देते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के ऑक्सीजनेशन में क्या अंतर होता है, तो ध्यान दे लेते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका ऑक्सीजनेशन हाई प्रेशर पे होता है। किसका हाई प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है जब हाई होता है तब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, लेकिन मायोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन लो प्रेशर पे हो जाता है। और ये छोटा सा जो फिनोमिना है या छोटी सी जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जब हम लोग सांस लेते हैं तेज़ी से तो उसमें लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है। ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है और होता क्या है वहाँ पर, लंग्स में ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है हीमोग्लोबिन। लंग्स से ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन मूव करता है कहाँ पर, मसल्स की तरफ, टिश्यू की तरफ। अब जब तक ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तब तक ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाता है लो, और लो प्रेशर पे क्या होता है, लो प्रेशर पे मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब जैसे ही मसल्स में होता है प्रेशर लो तो अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कहाँ भाग जाती है, मायोग्लोबिन पे। मायो मतलब होता है मसल्स और ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन। मसल्स के अंदर जो ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जा रही है इसको मायोग्लोबिन, हीम के साथ में जो जुड़ी हुई है ग्लोबुलर प्रोटीन इसको हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, या ब्लड में जो पाई जा रही है इसको हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब इस ग्राफ को भी ज़रा रीड करके देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंटेज। ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंटेज देखते मान लेते हैं इस पॉइंट पे 100% हुआ जा रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, हालांकि हो तो 2% पे ही बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है ऑक्सीजन। जब 2 mmHg था उस समय ही बहुत तेज़ी से ऑक्सीजनेशन मायोग्लोबिन का होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही ना। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं 40, ये वेरी भी कर सकता है परसेंट टू परसेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 40 के आसपास कहीं पे जा करके 100% सेचुरेट हो जाता है जब 40 mmHg होता है। 40 mmHg होता कहाँ पर है, मसल्स वाले एरिया में, जहाँ पर ऑक्सीजन का हीमो बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर लो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का जब पार्शियल प्रेशर हाई होता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को अगर हम देखें, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन देखें तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बच्चा है, उसको CO2 और O2 इन तीनों में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एफिशिएंसी इसके साथ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें इससे कम होती है, 2 ही लाइन बनाया, और इसमें सबसे कम होती है। मतलब पता चला कि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है तो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगी। तो मसल्स के पास पहुंचते ही हीमोग्लोबिन ने क्या किया, सोचना है आपको। मसल्स के पास पहुंचते ही ऐसे समझो, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, लंग्स से ऑक्सीजन को खुद में लोड किया और मसल्स के पास पहुंची। मसल्स के पास जैसे ही पहुंची वहाँ पर 2 फैक्टर वर्क कर रहे हैं। मसल्स के पास एक तो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन क्या कर रही है, ऑक्सीजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी चीज़, मसल्स वाले एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कह रही है कि हीमोग्लोबिन से कि आप ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा वाला फ्रेंड है, ये हल्का फ्रेंड है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है। ये हल्का, जब बहुत थोड़ा अच्छा फ्रेंड आया तो हल्के वाले फ्रेंड को दूर कर दिया गया, कहा कि भैया आप जाइए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अब हम लोग। अब इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं, 40 पे 100% हुआ जबकि ये 100 mmHg पे 100% हो रहा है। क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को हमने, जो येलो वाला हो गया वो मायोग्लोबिन का सिंबल है और रेड वाला हीमोग्लोबिन का सिंबल हो गया। अब हम लोग आगे जानने वाले हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू कवर किया है, चाहते तो इस वीडियो को 2-3 पार्ट में भी ड्राइव करते हैं, लेकिन मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब जल्दी से थर्मोडाइनमिक्स या बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम कुछ ऐसा स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन अपटेक बाय हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ऑफ सराउंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कितना अपटेक कर रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन है, इमेजिन करो ये हीमोग्लोबिन हो गया,
मान लेते हैं ये हीमोग्लोबिन हो गया, और ये हीमोग्लोबिन को खूब सारा ऑक्सीजन दिया गया है, खूब सारा हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है। तो सिर्फ ऑक्सीजन के हो जाने से हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन। और क्या क्या फैक्टर्स हैं सराउंडिंग में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एक बताया एग्जांपल कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, एसिडिक नेचर कितना है, बीपीजी का कंसेंट्रेशन कितना है। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के थ्रू। ठीक है, तो बोला जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन अपटेक बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को किस तरह से ले रहा है और सराउंडिंग में कितना, ये इस सिंबल का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इस सिंबल का मतलब होता है, इतना मैंने लिख दिया, इसको अगर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सराउंडिंग में कितना है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में हो सकता है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो 100 mmHg हो, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन 100% सेचुरेट ना हो पाए। तो बहुत लोग, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से मर जाएं। जैसे बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, जब आग लग जाती है तो आग लगने पे क्या होता है, वहाँ पर धुआं निकलता है। बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ डेड बॉडीज़ आग लगी वाली, जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ से अगर डेड बॉडीज़ निकाली जाती हैं तो मेजॉरिटी डेड बॉडीज़ ये होती है कि इनकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं जली होती, सिर्फ दम घुटने से मरती। दम घुटने का मतलब क्या हो रहा है कि आग लगने पर CO2 भी खूब सारा निकलता है, CO भी निकलता है, और ऑक्सीजन तो रहती है, ऑक्सीजन तो है ही है, तभी तो आग लगी हुई है। ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उनको ज़्यादा हो गई है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके कारण वो मर गए। तो उस चीज़ को हम लोग को समझना है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, 22 वीडियोज़ अपलोड कर दिए, एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो 1 बाय 1 वीडियो देखना है। तो रैंडम कोई वीडियो नहीं कि ये कुलदीप सर की वीडियो रैंडम देख लिया, उतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर आपको समझना है तो 1 बाय 1 समझना है। जो टॉपिक आपको पहले से आते हैं उसमें वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। जो नहीं आता है, नया है, उसको बहुत अच्छे से समझ के देखिए, नोट्स बनाते हुए देखिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर किससे करेंगे, आप अपने कलीग से शेयर करेंगे, अपने जूनियर्स से शेयर करेंगे, और अपने सीनियर्स से शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इन 4 मैजिकल वर्ड्स के थ्रू हम लोग कैसे आज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को समझेंगे। ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर एसोसिएशन के टर्म में पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम लोग ध्यान देंगे, और क्या ध्यान देंगे, जिसको बोहर्स इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो को। अब इन सब चीज़ों को समझने से पहले ये समझ लेते हैं ये है क्या एक्चुअली में ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, देखो एसिडिटी अगर बढ़ती है, इधर कुछ ध्यान ही ना दो, कंसेप्ट समझना है तो इधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूँ। एसिडिटी अगर बढ़ती है तो एसिडिटी के बढ़ने का मतलब क्या है, पीएच का घटना। एक ही बात हो गई। एक बात और जान लो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है। सभी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, चाहे वो कार्बन का ऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो, चाहे वो फास्फोरस का ऑक्साइड हो। कैसे एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ मिल करके बना लेता है H2CO, कितने 2 और 1 3, H2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूट जाता है H+ और HCO3-। भैया H+ जो प्रोड्यूस करता है उसको एसिड ही तो कहते हैं, पूरे जीवन काल से आप यही पढ़ते आ रहे हो। तो एक बात और प्रूफ हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, एसिडिक कंडीशन में भी H+ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ता है। हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ पढ़ रहे हैं, कार में, बाइक में,
कि किसी पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कब टेम्परेचर बढ़ता है? जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो ये भी रिलेटेड हो गया इससे, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही तो कार्बोनिक एसिड बढ़ रही, कार्बोनिक एसिड बढ़ रही तो H+ ज़्यादा बनेगा, H+ ज़्यादा बनेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, pH घटेगी, सब रिलेटेड है। और देखो कहाँ गए BPG में होता है, BPG या DPG भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, 2,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, ठीक है, या बिस फास्फोग्लिसरेट या डाईफास्फोग्लिसरेट बोलते हैं, ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है, तो नाम ही है इसका भी एसिड। तो ओवरऑल ये चारों कंडीशन एसिडिक कंडीशन को प्रमोट कर रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, एसिडिटी बढ़ाने पर H+ बनता है, pH घटती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने पर एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड H+ प्रोड्यूस करता है। टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ती है। दोनों एक दूसरे की बात एक ही चीज़ है। जब आप बोल सकते हो आप दौड़ना शुरू कर दिए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस समय देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। सब एक दूसरे से रिलेटेड, कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना। आज की वीडियो में कुछ नहीं रटने वाली बात थी, ठीक है, लगभग 40 मिनट होने वाला होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रटने लायक अभी तक तो, ठीक है। BPG का नाम भी है बिस फास्फोग्लिसरेट है। 8 जिसमें लगा होगा, 8 का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड एसिड। ये कार्बोनिक एसिड हो गया, ये कार्बोनेट है, ठीक है। ग्लिसरिक एसिड हो गया, ग्लिसरेट है। तो जो 8 वर्ड लग जाता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब होता है, कॉन्जुगेटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ, बेस का मतलब बेस किससे जुड़ा होता है? एसिड के साथ। जब कॉन्जुगेटेड बेस अगर कहीं पर है तो इसका मतलब क्या है? एसिड भी होगा। अगर बोलते कहीं पे कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट फंसाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कहीं से भी आपको फंसा ना पाए स्टेटमेंट। अगर कॉन्जुगेटेड बेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आप तुरंत समझ लो एसिड बढ़ रहा होगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो एसिड बढ़ रहा होगा। क्लियर? वही चीज़ है बिस फास्फोग्लिसरेट। तो इस तरह से हमें पता चल गया ये चारों चीज़ें एक ही हैं। अब ये करती क्या है? ये करती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रमोट करती हैं। मतलब अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ेगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने जो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन वाले में पढ़ा था, मायोग्लोबिन का ऐसे आ रहा था कर्व और हीमोग्लोबिन का कुछ ऐसे आ रहा था कर्व, ठीक है। तो ये कर्व जितना इधर होगा, ऐसे याद रखना, जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना ज़्यादा एसोसिएशन होगा, तो जितना राइट साइड में जाएगा उतना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। क्लियर? तो राइट साइड में अगर जा रहा है तो डिसोसिएशन बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है ऐसे ही 3 ग्राफ दे देंगे, ठीक है, ऐसे ही 3 ग्राफ दे देंगे, ABCD कुछ भी बना देंगे, पूछे और से pH दे देंगे। कैसे pH दे देंगे? इमेजिन कर लेते, pH दे दिया 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 ऐसे समथिंग कुछ दे दिया, बोल दिया कि बताओ इसमें ABCD को अरेंज करो। A किस pH पे होगा, B किस pH पे होगा, C किस pH पे, D किस pH। तो सबसे ज़्यादा कितना आ रहा है? 7.5 pH। 7.5 pH का मतलब क्या हो रहा है? बेसिक कंडीशन हो रही है। ऐसे समझो, क्या बोला मैंने? 7.1, 7.2, 7.3, 7.5। जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ रहे हैं बेसिक कंडीशन बढ़ रही है। बेसिक कंडीशन का बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? एसिडिक कंडीशन घट रही है, pH बढ़ रही है। तो एसिडिक कंडीशन बढ़ने पे कर्व राइट साइड में जाता था, तो बेसिक कंडीशन बढ़ने पे कर्व लेफ्ट साइड में जाएगा। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। एसिडिटी बढ़े, कर्व राइट साइड, BPG बढ़े, कर्व राइट साइड, टेम्परेचर बढ़े, कर्व राइट साइड, CO2 बढ़े, कर्व राइट साइड। ये चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड भी, वो मैंने प्रूफ कर दिया है। अब अगर pH, एसिडिटी बढ़ रही मतलब pH घट रही है, ठीक है, मतलब अगर pH बढ़ रही है तो एसिडिटी घट रही है। तो अगर एसिडिटी बढ़ने पे कर्व राइट साइड जा रहा है तो एसिडिटी घटने पे कर्व लेफ्ट साइड में आएगा। क्लियर? pH बढ़ने पर कर्व लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट साइड में कौन होगा? 7.5, उसके बाद 7.3, उसके बाद 7.2, इसके बाद 7.1। जो लीस्ट एसिडिक होगा वो कहाँ पर आएगा? ऐसे BPG की कंसंट्रेशन दे सकते हैं, ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ या बोल सकते हो टेम्परेचर को बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ एक बात और ध्यान दे लेते हैं,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग बढ़ाते हैं तब क्या होता है, तो ऑक्सीजन को बढ़ाने पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाने पे क्या होता है, कर्व लेफ्ट साइड में मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाने की खूब कोशिश करते हैं और घूमना बिल्कुल नहीं। मैंने देखा मेरे साथ के बहुत सारे कलीग्स थे, बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में पता नहीं क्यों रह जाते थे, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री नहीं ठीक थी। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री और एग्जाम में केमिस्ट्री के टर्म में ही घुमाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। ये है P50। P50 का मतलब क्या होता है, जब 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाए। 100% सेचुरेट यहाँ पे हो रही है, 50% सेचुरेट हो जाए। तो देखो 50% सेचुरेट हो रही, यहाँ पर हो रही कहीं पे, याला यहाँ पे हो रहा है, याला यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि लो प्रेशर पे ही हुआ जा रहा है। मतलब अब मेरी बात को समझो, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, इमेजिन करो एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो और हमको 100% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या बोल सकते हो 100% सेचुरेट करना है हमें हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन को अगर 100% सेचुरेट भी करना और एसिडिक कंडीशन हाई है, तो क्या करे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, और यही सब चीज़ें जो बॉडी में डिजीज़ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और चीज़ें देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा थ्योरेटिकल सेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो H+ बन जाता है, कैसे बढ़ जाता है। अब देखो, जब हम लोग इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाने से कार्बोनिक एसिड बनती है, कार्बोनिक एसिड के बढ़ जाने से H+ बढ़ता है, H+ बढ़ जाने से एक्सरसाइज करते समय में ऑक्सीजन खूब सारी चाहिए, ज़्यादा जल्दी जल्दी चाहिए, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को प्रमोट कर दिया जाता है। क्लियर। दूसरी चीज़, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जाते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जाते हैं तो वहाँ पर भी BPG का कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। BPG का कंसंट्रेशन कब बढ़ता है, BPG का कंसंट्रेशन तब बढ़ता है जब RBC में, RBC वैसे भी एनारोबिक रिस्पायरेशन ही करती है, ग्लाइकोलिसिस ही करती है, लेकिन अगर बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और हाई एल्टीट्यूड में क्या है, पहाड़ी वाले इलाकों में क्या है, ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सीजन कम होता है तो बॉडी में भी ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुँचेगा तो BPG का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो BPG का अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लो प्रेशर पे ही डिसोसिएट करा देगा। समझो बात को, बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन चाहिए किसको, सेल्स को, काहे के लिए चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए। सेल्स ऑक्सीजन को कब ले पाएंगी, जब प्रेशर हाई हो, और प्रेशर तो पहले से ही लो है। तो प्रेशर लो है तो कुछ ऐसा किया जाए कि ऑक्सीजन लो प्रेशर पे ही हीमोग्लोबिन का साथ छोड़ दे। तो वहाँ पे प्रमोट करने के लिए मायोग्लोबिन तो है ही है, और भी कंडीशन है प्रमोट करने के लिए, कौन है, एसिडिक कंडीशन है, BPG है। ठीक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होती है, गर्म होने के कारण हल्की होती है। तो पहाड़ी इलाकों पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है, क्योंकि हल्के होने के कारण तेज़ी से ऊपर उठती है, और पहाड़ी इलाका भी तो ऊपरी होता है ना समुद्र तल से। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड है। ये एडाप्टेशन भी बता दिया, एसिडिक कंडीशन का भी एडाप्टेशन बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटा सा नोट भी है, अगर कर्व राइट साइड जाएगा, कब जाएगा, कर्व राइट साइड जाने पर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कम हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती कम है। अगर कर्व इधर से इधर भाग रहा है तो एफिनिटी कम है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, मोर डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, एसोसिएशन कम होगा, और कर्व अगर राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो इसी के अपोजिट होगा। तो आज की वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर को। वीडियो 22 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग को करना क्या है कि जल्दी जल्दी से इन सारी वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख लेना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आते चले जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।